कि वैष्णवी जी जुड़ गई हैं। और जैसा कि हम हमेशा बताते हैं कि जब व्यक्ति को आईएएस बनना होता है तो और उनसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप क्यों आईएएस बनना चाहते हैं, तो उनका जो सबसे पहला जवाब होता है कि हम सेवा करना चाहते हैं, हम सोशल सर्विस करना चाहते हैं। और उनसे पूछा जाता है कि आप क्या करना चाहते हैं, तो ये बोलते हैं कि हम ह्यूमन एम्पावरमेंट में काम करना चाहते हैं, कोई बोलते हैं हम गरीबी पे काम करना चाहते हैं, कोई बोलते हैं हम शिक्षा पे काम करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा देखा गया है कि जब वो सेलेक्ट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसी सिस्टम के पार्ट हो जाते हैं। वो जो झर्रा का जीवन है आईएएस का, उसके पार्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बिरले हैं जिनकी जमीर ही ऐसी होती है कि पहले से ही उनकी सेवा की भावना होती है। और जब हम लोगों ने आह्वान किया था कि हमारे जो 2000 स्टूडेंट हैं जो संभवम के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, उनको आप अगर सोशल कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, अगर थोड़ा आप समय देना चाहते हैं, आप गाइड करना चाहते हैं, तो आपका खुले हाथों से आह्वान है। और उसमें वैष्णवी जी ने अब आगे बढ़ के जो है किसी न किसी माध्यम से दिया दिल्ली में वो इन्वॉल्व रही हैं। और जितना बन पड़ा उन्होंने अपना सहयोग किया है, चाहे गाइडेंस के माध्यम से हो, चाहे जो भी माध्यम से हो। और अब तो क्या है कि आप सभी के वो आदर्श बन चुकी हैं। और मैंने आग्रह भी किया है उनसे कि बीच बीच में आकर के आपको गाइड भी करती रहेंगी। वो आज जो कहते हैं ना भारत के भविष्य, वाकई। और यही कारण है कि आप सभी के बीच में जो आईएएस आई मीन आप लोग तैयारी कर रहे हैं, और आप लोगों को ही मेनली हमारा जो उद्देश्य रहता है कि ये देश जो है ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में आने वाला है। तो हमारे वैष्णवी जी आईएएस बनने जा रही हैं। तो हम सभी को बहुत खुशी है वैष्णवी जी कि आप हमारे बीच में आए हैं, हम सभी हमारे सभी भाइयों और बहनों का मार्गदर्शन करने के लिए। तो हम ज्यादा समय नहीं लेते हुए आपको हम आमंत्रित करते हैं कि आप आएं और हम सभी का मार्गदर्शन करें और गाइड करें कि कैसे आगे बढ़ना है और अपने जीवन की दिशाधारा तय करना है। वैष्णवी जी। नमस्ते। सबसे पहले तो थैंक यू मनीष जी इतने काइंड वर्ड्स के लिए, सुबह ज्वाइन करने के लिए। एंड आई होप कि आप लोग ने जो सुबह सुबह अपना वीकेंड का टाइम दिया है उसका थोड़ा तो फायदा हो। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, ताकि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग मेरे से रिलेट कर सके। मेरा नाम वैष्णवी पॉल है और हम उत्तर प्रदेश के अवध रीजन से, गोंडा डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। मेरी माता एक अध्यापिका है और मेरे फादर का बिजनेस है। और मेरी प्राइमरी एजुकेशन, नॉट जस्ट प्राइमरी एजुकेशन, क्लास 12 तक की पढ़ाई गोंडा से ही हुई है। उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन अभी चल रहा है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। और मेरा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों इकोनॉमिक्स में है, जो कि मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट भी था। इससे ज्यादा आई थिंक कोई इंफॉर्मेशन की जरूरत अभी तो नहीं है, बाकी जब हम बातें करेंगे तो आ जाएगा। ऑल्सो आधे घंटे का ही टाइम था बोलने के लिए और बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने थे, तो आई वॉज मेकिंग नोट्स कल रात को, ताकि सबसे इम्पोर्टेंट चीजें कवर हो जाएं और कुछ छूटे ना। तो आई विल बी रेफरिंग टू माई नोट्स। और आधे घंटे के बाद हम लोग इंटरेक्शन रखेंगे, उसमें आप लोग को कुछ भी पूछना है वो आप पूछ सकते हैं। जैसा कि आप लोग को पता होगा, आप लोग तो ये सेशंस करते रहते हैं। तो शुरुआत करते हैं मेरी जर्नी से, जिसके अंदर अप्स एंड डाउन्स बताने के लिए बोला गया था हमें। मेरी जर्नी थोड़ी लंबी रही है, जिसमें 5 इयर्स ऑफ प्रिपरेशन है। 2018 में मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ था और उसके बाद से हमने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। बाद में इवन तो मेरा सिविल सर्विसेज में आने का सपना बहुत पुराना है, बचपन से सपना था, पर प्रिपरेशन उसके बाद स्टार्ट की। उसके दो कारण थे, क्योंकि एक तो ग्रेजुएशन में अच्छे से पढ़ाई करने का मन था, बहुत मेरा फेवरेट सब्जेक्ट और मेरा फेवरेट कॉलेज दोनों ही लग गया था इस वजह से। और दूसरा रीजन ये था कि जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो आई वाज नॉट 21, और आप 21 साल से पहले इस एग्जाम में नहीं बैठ सकते। लेकिन ये सबके बावजूद भी बहुत सारी गलतियां रही और बहुत लंबी जर्नी हो गई। 5 साल का प्रिपरेशन टाइम, टोटल 4 अटेम्प्ट्स, 4 प्रीलिम्स, 3 मेंस और 2 इंटरव्यूज के बाद फाइनली ये रैंक आई। सबसे ज्यादा अप्स जो आए मेरे जर्नी में वो ये थे कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर हो गया था। तो वो एक आपको कॉन्फिडेंस देता है कि अच्छा, इतनी कम प्रिपरेशन के साथ भी प्रीलिम्स क्लियर हो गया अगर, तो हाँ कुछ तो कर सकते हैं आगे। दूसरा जो एक बहुत अप
वाला फेज था मेरी प्रिपरेशन में, वो ये था कि थर्ड अटेम्प्ट में हम इंटरव्यू तक पहुंचे। और वो जो ढोलपुर हाउस जाके आपको इंटरव्यू देने का जो थ्रिल आती है ना अंदर से, वो अलग लेवल का थ्रिल होता है। एंड आई होप कि आप सब में से बहुत सारे लोग उसको एक्सपीरियंस करें। और तीसरा जो मेरा इस पूरी जर्नी में अप्स का फेज रहता था, वो रहता था कि मेरे मॉक टेस्ट में मार्क्स बहुत अच्छे आते थे, चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो इंटरव्यू हो। इवन दो एक्चुअल परफॉर्मेंस में कुछ कुछ गड़बड़े होती रही पहले के 3 अटेम्प्ट्स में, पर मॉक टेस्ट में मार्क्स बहुत अच्छे आते थे, तो कॉन्फिडेंस रहता था कि अच्छा ठीक है, कुछ गलतियां तो हो रही हैं कहीं ना कहीं एग्जाम में, वो हम आत्ममंथन करके सोच लेंगे, लेकिन मॉक्स में अच्छे मार्क्स आ रहे तो वो एक अप वाला फेज रहता था। डाउन्स क्या क्या रहे मेरी जर्नी में? सबसे पहला डाउन तो ये रहा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में तो प्रीलिम्स हुआ, मेंस लिखने का मौका मिला, सेकेंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था मेरा, तो वो एक हो गया कि अरे ये क्या हो गया। और मेरी दूसरा जो सबसे डाउन वाला फेज रहा, वो मेरा था थर्ड अटेम्प्ट की मेरी मार्कशीट को देखना। जिन चीजों में, जिन एरिया में हमें लगता था कि हम सबसे अच्छा कर सकते हैं और ये एरियाज हमें ऊपर उठाएंगे, मेरी रैंक अच्छी लेके आएंगे, वो सारे ही एरियाज में मेरे मार्क्स एवरेज या एवरेज से कम थे। चाहे वो एथिक्स हो, जिसमें मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे और सेकेंड बेस में मार्क्स कम हो गए, चाहे वो मेरा ऑप्शनल हो, गिवन दैट कि इतने सालों से हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे और मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑप्शनल में भी मार्क्स अच्छे आए थे, सेकेंड अटेम्प्ट में मेरे ऑप्शनल में मार्क्स कम हो गए। और चाहे वो इंटरव्यू हो, क्योंकि मॉक्स में मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे थे, लेकिन फाइनली जो एक्चुअल इंटरव्यू रहा पिछले अटेम्प्ट वाला मेरा, उसमें मेरे मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए, क्योंकि आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 200 प्लस आएगा, पर 173 पे आके अटेंड किया था। तो ये कुछ अप्स एंड डाउन्स थे। आई होप कि आप में से बहुत सारे लोग इससे रिलेट कर रहे होंगे, जिन्होंने अटेम्प्ट दिए हैं या मॉक्स दे रहे हैं या अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं। देखिए, ये बात सच है कि ये जर्नी बहुत लंबी है और बहुत सारे रीजंस होते हैं कि आप कब थक जाएं और कब आपको निराशा हाथ लगे। तो हम बस ये सारे अप्स एंड डाउन्स इसलिए बता रहे थे कि आप लोग को भी जब डाउन फील हो तो ये मत सोचिए कि यहाँ पे सब चीजें खत्म हो गई, ऐसा नहीं होता है। वो जो होता है ना, डर के आगे जीत है। जब हम थकते हैं, जब हमें हार मिलती है, तो हम सबको डर लगता है, बहुत ज्यादा डर लगता है। जब मेरे सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, तो थर्ड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स के हॉल में घुसने में इतना डर लग रहा था कि क्या होगा, इतनी सारी प्रिपरेशन है, अगर फिर से प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा। तो सबको डर लगता है। अगर आपको डर लग रहा है तो ट्रस्ट मी, हमें भी लगा, और जितनों को हम जानते हैं, जितने मेरे फ्रेंड्स हैं जो अभी ऑफिसर्स हैं या उनका पहले क्लियर हुआ या अभी वो एग्जाम दे रहे हैं, उन सबको डर लगता है। तो ये छोटी सी जर्नी थी। इसके अलावा चैलेंजेस कुछ क्या क्या रहे, जैसे कि इस समाज में महिला होना अपने आप में एक चैलेंज है। और जब आप एक छोटे से शहर से आते हैं तो आपको और भी ज्यादा चैलेंजेस होते हैं। और छोटे शहर से आने के साथ साथ यदि आप एक महिला होते हैं तो और भी ज्यादा चैलेंजेस होते हैं। आई एम श्योर आप सबको पता है, या तो आपने खुद एक्सपीरियंस किए हैं या तो सुने हैं। फॉर्चुनेटली मेरी फैमिली का एक सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग रहा। मेरे पेरेंट्स, मेरी सिस्टर, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली, जिन्होंने कभी भी ये महसूस नहीं होने दिया कि तुम एक स्त्री हो तो तुमको ये नहीं कर सकती हो। तो मेरा बस ये कहने का मकसद है कि बहुत से लोग होंगे जो आपको नीचे खींचेंगे, उन पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, उन लोगों पे ध्यान दीजिए जो आपको ऊपर उठाने की कोशिश करें। आपका सपोर्ट सिस्टम कोई एक व्यक्ति भी हो सकता है, कोई एक दोस्त हो सकता है, कोई एक सिबलिंग हो सकता है, कोई आपके माता पिता में से एक हो सकता है। उनको उनको बांध के रखिए। जब जब आपको ये समाज या कोई भी व्यक्ति नीचे खींचने की कोशिश करे, उस सपोर्ट सिस्टम के पास जाइए, थोड़ा सा मोटिवेशन लीजिए और फिर से लग जाइए। दूसरा, जब हम एक छोटे शहर से आते हैं तो जैसे प्राइमरी एजुकेशन की ही दिक्कत होती है। एक अच्छा स्कूल होता है कोई, या पूरे शहर में या दो अच्छे स्कूल्स होते हैं। कंपटीशन कुछ ज्यादा नहीं होता है, एक्सपोजर नहीं होता है, आपको पता नहीं होता है कि दुनिया में क्या चीजें चल रही हैं। जब हम स्कूलिंग के बाद यहाँ से दिल्ली गए तो लगा कि अच्छा ये चीजें होती हैं दुनिया में, हमें तो पता ही नहीं था। और मेरे साथ जो लोग पढ़ रहे हैं वो लोगों ने ऑलरेडी वो सब काम किए हुए हैं, तो एक बहुत बड़ा शौक लगता है कि अरे हम तो एकदम पीछे छूट गए। तो प्लीज ये सब मत सोचिए। ठीक है, हमने थोड़ा देर से शुरू किया तो क्या हो गया, हम तेज दौड़ लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे सबसे। और अगर हम अपनी स्पीड से भी दौड़ेंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, थोड़ा वक्त ज्यादा लगेगा ना कैचअप करने में।
पर अगर हम डेली मेहनत करेंगे, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करेंगे, तो हम जरूर अचीव कर पाएंगे। तीसरा सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आप को किसी से कंपेयर मत करिए। आपकी जर्नी अपनी जर्नी है, आप अपने लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, आपका बैकग्राउंड अलग है। हमें देखना है कि हमने कहाँ से शुरुआत किया, हम कल कहाँ थे और आज हम कहाँ हैं। अगर आप कल जहाँ थे उससे 4 कदम भी आगे हैं तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेट अपने आप को करिए और कोशिश करते रहिए कि कल आप 4 कदम और आगे हो। किसी भी और व्यक्ति से कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मेरा प्रिपरेशन के टाइम पे क्या रूटीन रहता था, तो मेरी प्रिपरेशन का जो फर्स्ट ईयर था 2018 से 2019 तक का, वो हमने दिल्ली से किया था, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन वहां पे खत्म हुआ था, तो एक अच्छा माहौल था। और उस समय मेरी ये सोच थी कि घर पे रह के पढ़ाई नहीं हो सकती अच्छी, जो कि आज हम 4 साल बाद बोल सकते हैं कि गलत सोच थी। उसके बहुत सारे कारण हैं जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद थैंक्स टू कोविड, उस समय बहुत गुस्सा आया था कि कोविड आ गया, घर वापस आना पड़ा और अब पढ़ाई नहीं हो पाएगी। पर थैंकफुली कोविड आया, हम घर आए और मेरी सोच बदली। उसके 2 कारण थे। पहला ये कि जब आप घर पे रह के पढ़ाई करते हैं, एंड आई एम श्योर कि सबके साथ ऐसा नहीं होता होगा, बहुत सारे लोगों को एक बहुत अच्छा माहौल नहीं मिलता होगा पढ़ने का घर पे, लेकिन यदि आपके घर पे पढ़ाई का माहौल बन सकता है, आप अकेले कमरे में या लाइब्रेरी जाकर अपनी लोकल लाइब्रेरी में पढ़ाई कर सकते हैं, तो प्लीज घर पे रह के पढ़ना चूज करिए। उसके 2 कारण हैं। पहला तो ये कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ। आप अच्छा खाना खाएंगे, अपने परिवार से बातें कर सकते हैं, बीच में आप थक रहे हैं तो अगल बगल मोटिवेशन ले सकते हैं अपने पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग से। उससे अच्छा मोटिवेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। और दूसरा कारण ये होता है कि वंस अगेन जब आपको बार बार हार मिलती है, तो एक होता है ना कि आप जाके अपने मदर की गोद में सर रख के थोड़ा रो सकते हैं, फादर की गोद में सर रख के थोड़ा सा रो सकते हैं, सिबलिंग से गले लग के थोड़ा रो सकते हैं, तो वो सब अच्छा लगता है, दिल हल्का हो जाता है। और सबको दर्द होता है, सबको दुख होता है। हमारी फैमिली ही है हमारा सपोर्ट सिस्टम लार्जली, बाकी आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। तो ये घर वाली चीज मेरी थोड़ी रही। दूसरा जो मेरा रूटीन रहता था वो ये रहता था कि हम एवरी डे को हम तीन स्लॉट्स में डिवाइड करते थे, जिसमें, और ये मेरा एग्जाम के थोड़ा कुछ महीने पहले का रूटीन है। मतलब जब अभी प्रीलिम्स में 2 महीने से ज्यादा है या मेंस में 2 महीने से ज्यादा है, ये उसके पहले का रूटीन है। तो 1/3 पोर्शन जाता था करेंट अफेयर्स में, जिसके अंदर हम न्यूज़पेपर्स पढ़ते थे और न्यूज़पेपर्स से सबसे इंपॉर्टेंट चीजों को निकाल के रखते थे। यहाँ पे आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ये मेरा ऐसा मानना था। और एक डिस्क्लेमर है कि हम जो भी आपको सजेशन दे रहे हैं, ये मेरी खुद की जर्नी से, खुद के एक्सपीरियंस से है। जरूरी नहीं है कि ये 100% सही हो, ये भी जरूरी नहीं है कि ये आपके लिए काम करे। तो सोच के स्मार्टली जो आपके लिए काम करे वो पिक करिए। अपने इनोवेशंस खुद जोड़िए, आप सब लोग बहुत स्मार्ट है, अपने आप अपने इनोवेशंस जोड़ सकते हैं इसके अंदर। तो न्यूज़पेपर से सबसे इंपॉर्टेंट चीजें उठाते थे, पढ़ते जरूर थे पूरा न्यूज़पेपर, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीजें उठाते थे, जिसके अंदर होते थे कुछ एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज, डेटा पॉइंट्स, डायग्राम्स, जो आपको किसी करंट अफेयर्स कंपाइलेशन में कहीं पे नहीं मिलेगा, वो आपको डेली न्यूज़पेपर से मिलेगा। एंड ट्रस्ट मी, यही वो पॉइंट्स हैं जो आपके आंसर को एग्जाम में दूसरों के आंसर से अलग बनाएंगे। वो होता है ना गोइंग द एक्स्ट्रा माइल। जब आप, अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा और पढ़ के छोड़ दिया, क्या फायदा हुआ? आज आपने पढ़ा, 1 महीने के बाद आपको कुछ याद नहीं रहेगा उसमें से। और दूसरी बात क्या है कि अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा और आपने वही नोट्स बनाए जो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको कंपाइल करके दे देगा, तो भी क्या फायदा हुआ? आप मेहनत वो कर रहे हैं जो ऑलरेडी किसी ने करी हुई है, जो आप ऑलरेडी उठा के पढ़ सकते हैं। तो मेहनत वहां करिए जो किसी और ने नहीं की हुई है, जो आपको कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं करके देगा। तो न्यूज़पेपर्स को छानिए, उसके अंदर बहुत सारे करेंट एग्जाम्पल्स, डेटा, केस स्टडी, डायग्राम्स आते हैं। हर जीएस के पेपर के लिए आते हैं, एसए के लिए आते हैं, उनको निकाल के चीट शीट्स बनाइए। ये मेरी चीट शीट्स होती थी, जिसको हम एक क्वालिटी एनरिचमेंट फोल्डर कहते थे, और उस क्वालिटी एनरिचमेंट फोल्डर में यही सब भरा होता था। कोटेशंस होते थे, बहुत सारे एसए ओपनर्स होते थे, बहुत सारे एथिक्स के एग्जाम्पल्स होते थे। तो वो चीट शीट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और एंड आई थिंक मेरा वो क्वालिटी एनरिचमेंट का फोल्डर ही 50 पेज के ऊपर का होता था, उसमें सिर्फ वैल्यू एडिशन नोट्स होते थे।
इसके अलावा करंट अफेयर्स वाले स्लॉट में मेरा करंट अफेयर्स कंपाइलेशंस पढ़ते थे हम। अराउंड 3 घंटे का स्लॉट होता था ये पूरा। इसके बाद 3 घंटे के स्लॉट में जो चीजें हमने की हुई है उनका रिविजन होता था, जो पहले की हुई है, चाहे वो ऑप्शनल की हो या चाहे वो जीएस की हो, उनका रिविजन करना वो 3 घंटे के स्लॉट में होता था। प्रीलिम्स रिलेटेड रिविजन भी और मेंस रिलेटेड रिविजन भी। और नेक्स्ट जो 3 घंटे का स्लॉट होता था उसके अंदर हम नया पढ़ते थे, चाहे वो बेस बनाने के लिए आपको ऑप्शनल हो, जीएस हो, एवरीडे कुछ नया पढ़ना पड़ता है। तो ये अराउंड 9 घंटे के 3-3 घंटे के स्लॉट्स होते थे, टोटल 9 घंटे की पढ़ाई। इस 9 घंटे की पढ़ाई में भी ये नहीं होता था कंप्लीट 3 घंटा एक साथ बैठ के पढ़ रहे हैं। ट्रस्ट में ये पॉसिबल, आई डोंट नो, कोई बहुत रोबोटिक माइंड हो किसी का तो हो सकता है पॉसिबल हो, मेरे लिए तो नहीं पॉसिबल होता था। एंड ऐसा नहीं है कि हमें पढ़ने का शौक नहीं था, बचपन से पढ़ने का शौक है, लेकिन 3 घंटे कंटिन्यूअस कैसे पढ़ाई होती है ये नहीं पता है हमें आज तक। तो मेरा रहता था कि 1 घंटे का 3 घंटे में भी 1-1 घंटे के स्लॉट्स बांट दिए जाते थे, उसमें 50 मिनट्स की पढ़ाई करते थे जो भी चीज दिया है एक स्लॉट को, और 10 मिनट्स उसके बाद एक पावर नैप लेते थे हम। मतलब 10 मिनट आप लेट जाओ और आईज क्लोज करके, बिल्कुल ये बहुत साइंटिफिक वे ऑफ स्टडिंग है। इससे क्या होता है, जब आप उठते हैं ना 10 मिनट के बाद, तो आपको ऐसा लगता है कि आप नए दिन पे उठे हैं, आपका माइंड एकदम फ्रेश होता है। और दूसरा क्या होता है कि जो आपने पढ़ा होता है ना वो 50 मिनट में, वो आपकी मेमोरी में बिल्कुल परमानेंटली स्टोर हो जाता है और आपका माइंड भी रिफ्रेश हो जाता है। इसके अलावा जब वो 3 घंटे के स्लॉट के बाद जो ब्रेक्स होते थे, जैसे कि सुबह अगर 6 बजे से स्टार्ट किया पढ़ना, तो 6 से 9 इंक्लूडिंग जो 10-10 मिनट का ब्रेक है आप ले लो, तो 6 से 9:30 पे स्लॉट खत्म हो जाता था, फर्स्ट वाला स्लॉट जो 3 घंटे का है, सपोज वो करंट अफेयर्स है। उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक ले लो, उसमें आप गाना सुनिए, अपने पेरेंट्स अपनी फैमिली के साथ बैठ के बात करिए, कुछ देख लीजिए। हम नेटफ्लिक्स बहुत देखते थे, वरना यूट्यूब पे वीडियोस बहुत देखते थे। कुछ ऐसा करिए जिसमें आपको अच्छा लगे, जो करने में जिससे ना आप हील होते हैं। क्या होता है कि ये एग्जाम आपको इतना तोड़ देता है, इतना थका देता है कि जब तक अगर आप अपने आप को धीरे धीरे हील नहीं करते रहेंगे ना, तो आप बिल्कुल खोखले हो जाएंगे अंदर से। तो वो चीजें करिए जिनमें आपको मजा आता है, जैसे कि कुछ पढ़ लिया आपने, कोई गेम खेल लिया, कोई आपकी दूसरी हॉबी है उसे कर लीजिए। आप देखिएगा आप बहुत अंदर से बहुत हील्ड महसूस करेंगे। और एक बात है, प्लीज अपने आप को, अपने आप से गुस्सा मत होइए। ये जो एग्जाम है इसमें हमें अपने आप पे बहुत गुस्सा आता है हर स्टेप पे कि यार इतनी पढ़ाई की मॉक्स में मार्क्स क्यों नहीं आए, इतनी पढ़ाई की प्रीलिम्स क्यों नहीं क्लियर हुआ। नहीं, प्लीज अपने आप से लड़ाई करके ये एग्जाम नहीं हो सकता है, और अपने आप से लड़ाई करके जिंदगी भी नहीं जी जाती है। सबसे पहले आपको खुद से प्यार करना पड़ेगा, खुद को कहना पड़ेगा अच्छा ठीक है गलती तो हो गई यहाँ पे, अब देखते हैं आगे कैसे करना है। तो वो वाली चीज है। आई थिंक रूटीन का बता दिया। हाँ, रूटीन में 2 चीजें एडेड हैं। एक तो संडे को हम ब्रेक लेते थे, मंडे टू सैटरडे पढ़ाई है तो संडे फुल ब्रेक, उसमें कोई पढ़ाई नहीं। इनफैक्ट हम न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ते थे संडे को। कोई बात नहीं, एक दिन की अगर थोड़ी सी न्यूज छूट भी गई तो वो मंडे को कहीं ना कहीं कवर हो जाएगी। संडे फुल ब्रेक होता था मेरा। हाँ, लेकिन एग्जाम जब पास आ रहा होता था, जैसे प्रीलिम्स है या मेंस है, तो हम ये संडे के ब्रेक को हाफ डे कर देते थे कि ठीक है आज हाफ डे पढ़ाई करेंगे संडे और हाफ डे ब्रेक लेंगे। और ये जो 9 घंटे वाला स्केड्यूल है ये बढ़ जाता है जब आपका प्रीलिम्स और मेंस पास आता है। खास करके मेंस पास आता है तो आराम से 13-14 घंटे खिंच जाता है। लेकिन ये 13-14 घंटे से भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट आप 1 या 2 मेंस के टेस्ट ही लिखोगे दिन में, वही 3 घंटे आपके खींच लेगा, तो वो सब मैनेज हो जाता है। कंसिस्टेंटली आप अगर 9 घंटे पढ़ रहे हैं थ्रू आउट द ईयर विद एटलीस्ट 1 डे अ वीक का ब्रेक, तो आप फिर जब आपके एग्जाम्स करीब आएंगे तो आप आराम से वो 12-13 घंटे खींच सकते हैं, बहुत आराम से हो जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा हाँ, जो हीलिंग वाली बात हमने की थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो आपको पसंद है वो चीजें करिए। थोड़ा वक्त नेचर के साथ जरूर व्यतीत करिए, प्रकृति में वॉक के लिए चले गए, मेडिटेशन कर लिया। आप लोग तो दिया से जुड़े हुए हैं और स्टार्टिंग में देखिए कितना अच्छा मेडिटेशन कराया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई विल मेंशन कि वो मेडिटेशन मेरे कहाँ कहाँ काम आया है इस जर्नी में। पर ये हीलिंग वाली जो चीज है, ये मेडिटेशन बहुत अच्छा लगता है। और पता है ये चीजें अभी आपको हो सकता है सुनने में बहुत फिलोसफिकल लग रही हो,
पर मेरी जर्नी ये है कि मेरे पहले 2 अटेम्प्ट्स में हमने इन सब चीज़ों को इग्नोर किया था और आखिरी के दोनों अटेम्प्ट्स में ये सारी चीज़ें करी थी। तो जो 2 लास्ट के अटेम्प्ट्स थे, वो मेरे बेटर भी रहे और उन्हीं से रिजल्ट भी आया और वो मेरे लिए बहुत लाइट रहे। पहले के 2 अटेम्प्ट्स में हम अपने आप को कोसते रहते थे और बहुत एक्सट्रीम लाइफस्टाइल फॉलो करते थे, बहुत जंक फूड्स खाते थे, कोई एक्सरसाइज नहीं, मेंटल और फिजिकल हेल्थ को बिल्कुल इग्नोर करके रखा था। बहुत एक्सट्रीम रिजल्ट्स होते हैं इसके, आप इतना थक जाते हैं, इतना टूट जाते हैं कि आप अपने आप से नफरत करने लगते हैं और दूसरा आप इस जर्नी से नफरत करने लगते हैं। जहां आपको जर्नी से नफरत हो गई, वहां कुछ भी करने का फायदा नहीं है। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उस जर्नी से प्यार करिए। तो ये एक रूटीन वाला था। इसके अलावा हाँ, स्मार्ट प्रिपरेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है इस एग्जाम का। तो उसमें कुछ पॉइंटर्स हैं जो आई थॉट की सबसे इम्पोर्टेंट है। उसमें पहला पॉइंटर ये है कि कंसिस्टेंसी रखिए अपनी पढ़ाई में। ये सबसे स्मार्ट वर्क होता है। आपने आज पढ़ाई की, बहुत अच्छे से पढ़ाई की, आपका लेवल ये है। आपने कल बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, आप यहाँ गिर जाएंगे। फिर आप जब अगले दिन पढ़ाई करेंगे तो आप यहाँ या यहाँ पहुंचे, तो क्या हुआ? 3 दिन में भी आपका स्तर यहीं पे है। लेकिन अगर आपका स्तर आज यहाँ है, कल आपको पढ़ने का मन नहीं भी है, लेकिन आपने डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से पढ़ लिया अपने आप को पुश करके, तो भी आप 3 दिन के बाद थोड़ा ऊपर है। और वो एक एक स्टेप, कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर भरता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज मेक श्योर कि आप कंसिस्टेंसी रखें। दैट इज द बिगेस्ट स्मार्ट वर्क इन दिस एग्जामिनेशन, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। सेकेंड स्मार्ट वर्क है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू के लिए थोड़ा सा कम देखना है पीवाईक्यूज, क्योंकि वो बहुत पर्सनल होता है, पर फिर भी ट्रांसक्रिप्ट से हेल्प मिलती है। पर अभी हम प्रीलिम्स और मेंस की बात करेंगे। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, रणभूमि में जाने का फायदा नहीं है अगर आपको पता ही नहीं है कि आप लड़ किससे रहे हैं। और सबसे अच्छा तरीका है यूपीएससी को, सिविल सर्विसेज को या कोई भी दूसरे स्टेट सर्विसेज को समझने का कि आप पीवाईक्यूज देखिए, उनके दिमाग में घुस के देखिए कि वो पूछना क्या चाह रहे हैं, वो करना क्या चाह रहे हैं। जैसे प्रीलिम्स में मेरे फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में हमें ऐसा लगता था कि पढ़ाई करके चले जाओ और क्वेश्चंस पे ध्यान दो, हो जाएंगे क्वेश्चंस। नहीं होते हैं, क्योंकि मेरा फोकस था जो हम पढ़ रहे हैं या जो पढ़ाया जा रहा है उस पे। 2 अटेम्प्ट्स के बाद जब हमने अच्छे से पीवाईक्यूज पढ़े, पिछले अराउंड 8-10 सालों की पीवाईक्यूज का अच्छे से अध्ययन किया, तो हमें रियलाइज हुआ कि सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स में हर क्वेश्चन में कोई ना कोई लूप होल होता है। आपको क्वेश्चन के बारे में कुछ भी ना आता हो, जिस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके बारे में कुछ भी ना आता हो, तो भी सिविल सर्विसेज में यूपीएससी कुछ ना कुछ ऐसा देता है जिसको आप अपने कॉमन सेंस से कुछ सोच के कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिना पढ़े जा सकते हैं। खास करके इस बार का पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था, जिसमें ये टेक्निक्स थोड़ी मुश्किल है। पढ़ना तो है ही है, लेकिन बहुत पढ़ने के बावजूद भी अगर आपने पीवाईक्यूज नहीं किए हैं, अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ नहीं गए, और वो कॉन्फिडेंस पीवाईक्यूज देखकर ही आता है, मेहनत पीवाईक्यूज सॉल्व करके ही आता है। अगर आप वो सब करके एग्जाम हॉल में नहीं गए हैं तो प्रीलिम्स क्लियर करना मुश्किल है। तो पीवाईक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट मेंस के लिए भी, वरना आपको पता कैसे चलेगा कि ये टॉपिक तो पढ़ लिया पर इस पे यूपीएससी पूछेगा क्या। तो पीवाईक्यूज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा स्मार्ट स्टडी में आते हैं शॉर्ट नोट्स। इतनी ज्यादा पढ़ाई है और जब एग्जाम होता है, खास करके मेंस का एग्जाम, वो ड्रिल होता है पूरा। आपका फर्स्ट डे एक पेपर है, सेकेंड डे 2 पेपर्स हैं, थर्ड डे 2 पेपर्स हैं और 2 पेपर्स के बीच में कोई गैप नहीं है। तो इतनी सारी पढ़ाई और कंटिन्यूअसली इतना सारा एग्जाम, आप कैसे चीजों को याद रखेंगे? उसके लिए शॉर्ट नोट्स बनाइए। अगर आप डिजिटली नोट्स बना रहे हैं या पेन, मेरा हमेशा पेन पेपर से नोट्स रहता था। हम बहुत ओल्ड स्कूल इंसान हैं, पेन पेपर से लिखते थे, पेन पेपर से नोट्स बनाते थे। और मेरे 4 लेयर्स ऑफ नोट्स थे। फर्स्ट लेयर में पूरा डिटेल में नोट्स होते थे, जो हम बेसिक्स, करंट अफेयर्स कंपाइलेशन से, न्यूज़पेपर से सबसे कंपाइल करके एक एक टॉपिक पे नोट्स बनाते थे। तो सपोज करते हैं हम एक टॉपिक उठाते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, उस पे ये 2 पेज के नोट्स बना लिए, जहां पे से बेसिक्स उठाया, से फॉर एग्जाम्पल लक्ष्मीकांत से, करंट अफेयर्स कंपाइलेशन से जो करंट में चल रहा है वो उठाया, न्यूज़पेपर से चीजें उठाई, डायग्राम वगैरह सब वो एक साथ कर दिया।
फिर सेकेंड लेयर ऑफ नोट्स में वो 2 पेज के नोट्स को एक शीट पे आ जाते थे वो। थर्ड लेयर ऑफ नोट्स में वो आधी शीट पे आ जाते थे। और लास्ट लेयर ऑफ नोट्स पे एक शीट के ऊपर अराउंड 6 टॉपिक्स होते थे, जिनके अंदर सिर्फ उन टॉपिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम, डेटा पॉइंट्स, एग्जाम्पल, केस स्टडीज ये सब होते थे। तो ये शॉर्ट नोट्स बनाना इज वेरी स्मार्ट स्टडी, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं उसके पहले सपोज कीजिए आपके पास 1 घंटे का टाइम है रिविजन करने के लिए, और आपके पास ये छोटे वाले नोट्स नहीं है, तो आप कितने टॉपिक्स रिवाइज कर पाएंगे 1 घंटे में? मुश्किल से 10 टॉपिक्स। और अगर ये छोटे नोट्स हैं तो आप अराउंड 30-40 टॉपिक्स रिवाइज कर सकते हैं। और अब आप सोचिए जब आपने 40 टॉपिक रिवाइज किए तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आप कितने आंसर्स को अच्छे से लिख सकते हैं। तो प्लीज शॉर्ट नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली अगर आपको मेंस लिखना है तो। इसके अलावा हाँ, वो काम मत करिए दोबारा जो ऑलरेडी किसी ने किया हुआ है। यहाँ पे कहने का मेरा मतलब ये है कि सपोज करिए इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ना है या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की रिपोर्ट्स पढ़नी है। पबैड ऑप्शनल वालों की हम बात नहीं कर रहे, उन्हें एआरसी पढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर आपका पबैड ऑप्शनल नहीं है, जीएस के लिए पढ़ रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट की समरीज अवेलेबल है। आप जीएस के पेपर में एआरसी को सिर्फ एज एन एग्जाम्पल या फिर वे फॉरवर्ड में या फिर कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं। तो वो काम स्मार्टली उन समरीज से, उन नोट्स से, उन एग्जाम्पल से उठाइए और अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। सारी एआरसी रिपोर्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेम गोज फॉर इकोनॉमिक सर्वे की समरी, बजट की समरी। ये 500-500 पेज के डॉक्यूमेंट पढ़ के आपको कोई फायदा नहीं है। उतना ही इनपुट डालिए उस चीज में जहां से आपको आउटपुट मिल सके। इसके अलावा टॉपर कॉपीज जरूर देखिए। टॉपर चैनल्स हैं, टेलीग्राम चैनल्स हैं, उनको देखिए। टॉपर कॉपीज अगर आप देख रहे हैं तो उसके लिए एक डिस्क्लेमर है, जरूर जिस ईयर में किसी टॉपर ने वो एग्जाम क्लियर किया है उस ईयर की ही टॉपर कॉपी देखिए। फॉर एग्जाम्पल मेरा, हमने फर्स्ट अटेम्प्ट जब मेंस लिखा था 2019 में, तब विजन आईएएस से मेंस का लिया था गाइडेंस। अब अगर आप मेरी 2019 की कॉपीज को उठाकर देखेंगे तो आप उससे बस एक चीज सीख सकते हैं कि कैसे ऐसे नहीं लिखना है। आप कभी भी उससे ये नहीं सीख पाएंगे कि कैसे ऐसे लिखना है। कोई रीजन था ना कि हमने वैसे ऐसे लिखे थे तो मार्क्स नहीं आए। तो प्लीज उस ईयर की कॉपी उठाकर देखिए उन टॉपर्स की जिस ईयर में उन्होंने टॉप किया है। सेकेंड डिस्क्लेमर है कि हर टॉपर हर सब्जेक्ट में अच्छा नहीं होता है। तो आपको जिस टॉपर की आप देख रहे हैं आंसर कॉपी, पहले उनकी मार्कशीट देखिए कि उन्होंने किस सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म किया है। फिर उस सब्जेक्ट की टॉपर कॉपी पे जाइए और उसको देखिए। उस व्यक्ति से वही सीखिए जिसमें वो व्यक्ति अच्छा है। और बहुत सारी टॉपर कॉपीज अवेलेबल है, बहुत सारी मार्कशीट्स अवेलेबल है, अच्छे से सबका फायदा उठाइए और सीखिए। टॉपर कॉपीज से आप और एक फायदा उठा सकते हैं कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स, डेटा सेट, केस स्टडीज आपको मिल जाएंगे। उनको उठा के अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए सीधे, वरना चीट शीट में ऐड कर लीजिए क्वालिटी एनरिचमेंट वाले में, वो अच्छा रहेगा। इसके अलावा प्रायोरिटाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम में। सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करिए कि आपको कहाँ ज्यादा गेन मिल सकता है। सब्जेक्ट्स में ऑप्शनल वेरी इंपॉर्टेंट, आपका जो भी ऑप्शनल है। एथिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, एसे वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क्स फेचिंग एरिनाज हैं ये सारे। जीएस में आप कितनी भी मेहनत करेंगे आपको एक एवरेज अराउंड 100, जीएस 1 to 3 में अराउंड 100-110 प्लस माइनस 5-10 मार्क्स, ये टॉपर्स के मार्क्स जाते हैं। कुछ बहुत रेयर कॉपीज होती है जो किसी जीएस में बहुत अच्छा चला जाता है, बट ऑन एन एवरेज इतना ही रहता है। लेकिन अगर आप अपने ऑप्शनल में, एथिक्स में, एसए में मेहनत करेंगे ज्यादा तो आपको बहुत अच्छा गेन हो सकता है। वो आप लोग जरूर करिए। इसके अलावा हाँ, कंटेंट को भी प्रायोरिटाइज करिए। सपोज आपने हिस्ट्री उठाया, अब आपने ये देखना है पीवाईक्यूज में जाके कि आर्ट एंड कल्चर से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। से फॉर एग्जांपल प्रीलिम्स में या मेंस में कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आर्ट एंड कल्चर से मेंस में एक क्वेश्चन आ रहा है तो क्या आर्ट एंड कल्चर को 1 महीना देना जायज है, जब आपकी पढ़ाई का पूरा टाइम ही 9-10 महीने का है या 1 साल का है? बिल्कुल जायज नहीं है। लेकिन अगर आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस से मॉडर्न हिस्ट्री में कहीं 50 नंबर के, 80 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अब आप सोचिए यहाँ पे आपको कितना टाइम देना जायज है। देखिए लड़ाई है, इसमें आप ये जान के रखिए कि आपकी लड़ाई उन लोगों से है जो कई बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी ना किसी फील्ड में बहुत अच्छे हैं। और ये भी आपको जानना है कि एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे पास टाइम और एनर्जी दोनों लिमिटेड है।
तो प्रायोरिटाइजेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर स्मार्ट वर्क। इसके अलावा एक और चीज है, दूसरों की गलतियों से सीखिए। फॉर एग्जाम्पल, बार बार खुद ही गलतियां करना तो जरूरी नहीं है, टाइम बचता है अगर आप दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। तो आई ऑल्सो कवर दिस कि मेरी क्या क्या गलतियां रही जिससे शायद आप लोगों को फायदा रहे। इसके अलावा भी आई सजेस्ट कि आप दूसरे टॉपर्स के ब्लॉग्स पढ़िए, उनके वीडियोस देखिए, यूट्यूब पे अवेलेबल है, सीखिए उन्होंने क्या क्या गलतियां की, और अगर आप वो गलतियां कर रहे हैं तो उन्हें अभी रोक दीजिए। अपना टाइम और एनर्जी आपको क्यों जायज करना है। और ये मत सोचिए कि अगर कोई एक टॉपर ने गलती की है और वो गलती के बाद ही, मतलब वो गलती को वो सुधार के ही वो टॉपर बने, तो लेकिन आप उस गलती को बिना सुधारे टॉपर बन सकते हैं, नहीं हो पाएगा। देखिए हम सब इंसान हैं और ऑलमोस्ट हम सब एक जैसे ही हैं, ठीक है। तो अगर किसी का उस गलती के साथ बेड़ा पार नहीं लगा है तो आपका भी लगना थोड़ा तो मुश्किल ही है, तो क्यों गलती करनी है, ठीक है। और बाकी जो मेरी गलतियां रही है वो आई विल कवर नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट एक टॉपिक में। इसके अलावा की स्ट्रैटेजी पॉइंट्स यूपीएससी की प्रिपरेशन में, हमें ऐसा लगता है कि इसमें 5 सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु हैं। पहला, अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाइए। किसी भी व्यक्ति की स्ट्रैटेजी आपके लिए 100% काम नहीं करेगी। हाँ, आप दूसरे व्यक्तियों से सीख सकते हैं जिनसे आप रिलेट कर सकते हैं। सपोज करिए आपका ऑप्शनल खुद सेम है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड सेम है, आपको कोई आंसर राइटिंग में दिक्कत आती है, तो आप उन टॉपर्स को खोज के ये देखिए कि उन्होंने उसे कैसे हैंडल किया। लेकिन किसी को भी ब्लाइंडली मत फॉलो करिए। ये मत सोचिए कि किसी की रैंक 1 आई है या किसी की रैंक सपोज करिए 62 आई है और आप उसको ब्लाइंडली फॉलो करेंगे तो आपका भी हो जाएगा। नहीं, आप अलग हैं, आपकी प्रॉब्लम्स अलग हैं, आपकी वीकनेस अलग है, आपकी स्ट्रेंथ अलग है। अपनी वीकनेस के लिए दूसरों से सीखिए, अपनी स्ट्रेंथ को खुद और स्ट्रॉन्ग बनाइए और अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाइए। नंबर 2, ऑप्शनल को बहुत ज्यादा वाइजली चूज करिएगा। आप में से अगर जिन्होंने भी ऑप्शनल ऑलरेडी चूज कर लिया है, वेल एंड गुड। अगर आपको मजा नहीं आ रहा है, मार्क्स नहीं आ रहे, समझ में नहीं आ रहा है, चेंज कर सकते हैं, प्लीज करिए, डरिए मत। ऑप्शनल 500 मार्क्स है एंड एज आई मेंशन पहले, ऑप्शनल एक वो पोर्शन है जो आपकी रैंक को बना सकता है, बिगाड़ सकता है, आपको लिस्ट से बाहर कर सकता है। मेरे पिछले वाले मेंस में ऑप्शनल एक बहुत बड़ा रीजन था, इवन तो उसमें इंटरनल रीजन से ज्यादा एक्सटर्नल फैक्टर था। ऑप्शनल के एग्जाम के एक दिन पहले मेरी तबीयत हद से ज्यादा खराब हो गई थी, बहुत ज्यादा बुखार था, वो कोविड की रेट पे हुआ भी था वो एग्जाम हम लोग का जनवरी में, और मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। somehow I just completed 6 hours of paper, but once again कुछ भी हुआ एक्सटर्नल या इंटरनल, ऑप्शनल became the biggest reason why I was out of the list। तो इसके, चलिए तो एक्सटर्नल फैक्टर है, इस पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, पर इंटरनली अगर आप ऐसा ऑप्शनल चूज करते हैं जो आपको पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है, जिसको आप लंबे समय तक पढ़ नहीं सकते हैं, या जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो जिसमें आप अपने आप को व्यक्त नहीं कर सकते हैं, तो ये एक बहुत गहरी खाई है, प्लीज इससे बाहर आ जाइए। ऑप्शनल अगर आपका अच्छा नहीं है, वो आप बहुत ज्यादा मुश्किल है कि कोई भी और पोर्शन आपका मार्कशीट का उतना आपको पुशअप कर सके जितना कि ऑप्शनल कर सकता है। तीसरा, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज पे फोकस करिए। कम पढ़िए, लेकिन आपको अप्लाई कैसे करना है उस पे फोकस करिए। मेरा एग्जाम्पल हम देते हैं आपको, मेरी जर्नी से हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। मेरे 3rd अटेम्प्ट के जो मेंस का, पिछले जो मेरा मेंस था और मेरा जो ये अभी 4th अटेम्प्ट वाला मेंस था, इनके नोट्स में चाहे वो जीएस हो चाहे वो ऑप्शनल हो, कोई डिफरेंस नहीं था, सेम नोट्स यूज किए हमने। हाँ, उनको थोड़ा छोटा कर लिया था, और जैसे कि हमने बताया आपको कि हम पेन एंड पेपर से बनाते थे और उन्हें शॉर्ट करते चले जाते थे हर रिविजन के साथ, नोट्स को थोड़ा छोटा कर लिया था, पर मेरा एप्लीकेशन ऑफ वही नोट्स बढ़ गया था। इन अ सेंस, मॉक्स देना हमने ज्यादा बढ़ा दिया था, आंसर राइटिंग बढ़ा दी थी, डेली आंसर राइटिंग। नॉट, अगर डेली आंसर राइटिंग नहीं हो पा रही है तो चलते फिरते कोई भी क्वेश्चन सोचा या पढ़ा या पीवाईक्यू उठाकर देखा और दिमाग में 1 मिनट में ये बनाया कि अच्छा अगर ये क्वेश्चन आता एग्जाम में तो हम ये पॉइंट्स लिखते, ऐसे इंट्रोडक्शन कर देते, ऐसे बॉडी कर देते, ऐसा कंक्लूजन कर देते, ये डेटा यूज कर लेते, या फिर ये डायग्राम यूज कर लेते। वो जो एप्लीकेशन है ना, उससे आपका माइंड बहुत शार्प हो जाता है। आप 2 घंटे 2 पार्ट
एस्पिरेंट्स को उठाइए, उनको सेम मटेरियल दीजिए पढ़ने के लिए, सेम टॉपिक दीजिए, सेम इंफॉर्मेशन दीजिए। हमेशा वो व्यक्ति ज्यादा अच्छा लिखेगा जिसने उस टॉपिक के ऊपर 10 क्वेश्चन लिख के वो व्यक्ति एग्जाम में गया है, और वो व्यक्ति हमेशा थोड़ा कम अच्छा करेगा जो सिर्फ उसको 10 बार पढ़ के गया है। जब तक हम अपने माइंड को अप्लाई नहीं करते हैं तब तक वो नॉलेज ऑलमोस्ट यूजलेस है, क्योंकि वो इंटेलिजेंस में नहीं बनती। ठीक है। फोर्थ है कि हाँ, फोर्थ है कि एथिक्स, एसे और ऑप्शनल, जो सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज हमने बोले थे, वो ऐसे भी एरियाज हैं जो धीरे धीरे सुधरते हैं। आप जीएस को आफ्टर प्रीलिम्स बिफोर मेंस बहुत सारा कवर कर सकते हैं और बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से मैकेनिकल हो जाता है। जैसे आंसर्स आपको जीएस 3 में लिखने हैं, ऑलमोस्ट वैसे ही जीएस 2 में भी आपको लिखने हैं। लेकिन एथिक्स, एसे और ऑप्शनल ऐसी चीजें हैं जो आपको एवरीडे थोड़ा थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा। तो हम एथिक्स की एक केस स्टडी और एक आंसर एवरीडे लिखते थे, और एसे का एक एसे एवरी वीक लिखते थे। एथिक्स के एक फुल लेंथ टेस्ट एवरी वीक लिखते थे। तो धीरे धीरे सुधार होता है। और पांचवा मेरी जो लर्निंग थी वो ये थी कि चीट शीट्स रेडी रखिए, जो हमने आपको बताया, एग्जाम्पल्स, डेटा, डायग्राम, वही है जो आपके हर आंसर को 0.25 या 0.5 मार्क्स से दूसरों के आंसर से बेटर बनाते हैं। इसके आगे की चीजों को थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करते हैं, अदरवाइज इंटरेक्शन वाला टाइम थोड़ा कट जाएगा। मेंस और इंटरव्यू में अपीयर करने का एग्जाम एक्सपीरियंस मेरा बहुत सरियल एक्सपीरियंस होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब आप मेंस करके आते हैं ना कंप्लीट, वो 5 दिन एग्जाम्स के, आपको खुद पे इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार 6 घंटे और सिविल सर्विसेज लेवल के आंसर्स किए हैं या स्टेट लेवल के आंसर्स किए हैं, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। बहुत एक तरीके से गर्व भी महसूस होता है खुद पर, थोड़ा सा ह्यूमिलिटी भी आती है, थोड़ी नहीं बहुत ह्यूमिलिटी आती है कि अच्छा, इतना कुछ करने के बावजूद भी हम बहुत छोटे हैं अभी और बहुत सीखना बाकी है अभी। तो ये एक्सपीरियंस रहा। व्हाट केप्ट मी मूविंग थ्रू दिस लॉन्ग जर्नी, जैसे कि हमने आपको बताया कि 5 साल की प्रिपरेशन, उसका सबसे पहला रीजन था कि बहुत फर्म डिसीजन था मेरा कि हमें ये करना है और ये करना ही करना है। जब आप ऐसे एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करिए ना, अपने आप से इतना स्ट्रॉन्ग वादा करिए कि दुनिया क्या, अगर भगवान भी स्वयं उतर के बोले ना ये नहीं हो पाएगा तुम्हारा, तो आप बोले कि ठीक है, हो सकता है कि ना हो, पर कोशिश तो हम फिर भी करेंगे और कोशिश अंत तक करेंगे। तो इतना फर्म डिसीजन होना चाहिए आपका। दुनिया में आपको ऑलमोस्ट हर कोई, जब आप फेल होंगे किसी ना किसी लेवल पे, आपको बोलेगा कि अच्छा छोड़ दो, कोई बात नहीं, बड़ा मुश्किल है, नहीं हो पाता है। नहीं सुनना है, अपनी स्किन को इतना स्ट्रॉन्ग बना लेना है कि मेरा डिसीजन है, हमें ये करना ही करना है। फेल हो रहे हैं कोई बात नहीं, खोजेंगे कि गलती कहाँ है, वो इम्पोर्टेंट है। दूसरा मेरा सपोर्ट सिस्टम था विच केप्ट मी मूविंग। मेरा सपोर्ट सिस्टम में मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी सिबलिंग है, मेरे फ्रेंड्स हैं कुछ, तो अपना सपोर्ट सिस्टम खोजिए। जैसे आई स्टिल रिमेम्बर, मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस नहीं हुआ था क्लियर, तो मेरी मदर ने बोला था कि अभी और निखरना बाकी है तुमको। तो इससे क्या हुआ ना, एक रास्ता मिला कि नहीं, हम यूपीएससी को दोष नहीं देंगे कि अरे कितना मुश्किल क्वेश्चन पेपर बना दिया, खुद में देख, और खुद को भी दोष नहीं देना है कि मेरे से कुछ हो नहीं पा रहा है। आत्ममंथन करना है कि गलती कहाँ हुई, आज नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, हम गलती खोजेंगे, मेहनत करेंगे और कल करेंगे, और देखिए हो सकता है। हम आपको एग्जांपल देते हैं, मेरे सेकंड प्रीलिम्स में जो 2020 वाला प्रीलिम्स था, आई स्कोर्ड अराउंड 85 मार्क्स, और ऑलमोस्ट बॉर्डर पे था, पर वो रुक गया। और मेरे फोर्थ प्रीलिम्स में जो मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, आई स्कोर्ड 118 मार्क्स, विच वाज वन ऑफ द टफेस्ट पेपर। अब जो इस साल वाला पेपर है वो तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, पर जो इसका पहले वाला था वो भी बहुत मुश्किल पेपर था। बट देखिए कितना जम पाया, आई एम द सेम पर्सन। पर आप अपनी गलतियों से सीखिए, इम्प्रूव करिए, मेहनत करिए, जरूर होता है। देन व्हाट केप्ट मी मूविंग वाज मोटिवेशनल सॉन्ग्स। बहुत मोटिवेशनल सॉन्ग सुनते थे हम। जैसे एक बहुत अच्छा गाना है परिंदा करके, साइना मूवी का, वो सुनिए। कुछ इंग्लिश सॉन्ग भी बहुत पसंद है हमें, बीटीएस का एक सॉन्ग है परमिशन टू डांस। इसके अलावा जिद्दी दिल करके एक सॉन्ग है।
बहुत सारे सॉन्ग्स हैं मोटिवेशनल सॉन्ग, एंड ट्रस्ट मी ये आपको बहुत अच्छा फील कराते हैं। मतलब होता है ना जब आपको एकदम लग रहा होता है कि आप टूट रहे हैं, तो एक अच्छा मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लीजिए, फिर से हिम्मत आ जाती है कि चलो पढ़ लेते हैं 1 घंटा और वो छोटे छोटे स्टेप्स ही हैं जो हमें आगे बढ़ाते हैं। हीलिंग ब्रेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब टूटे हैं, जब आप थके हैं, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, लड़िए मत खुद से, खुद को हील होने का मौका दीजिए, थोड़ा सा सब्र करिए, थोड़ा अपने आप से प्यार करिए, थोड़ा अपनी पीठ थपथपाइए कि चलो तुमने कोशिश तो की, उसके बाद आगे बढ़िए। ठीक है, तो दी और दीज आर द थिंग्स दैट केप्ट मी मूविंग बियॉन्ड यूपीएससी एंड प्लान बी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आई थिंक कि दिस इज समथिंग दैट आई नीड टू एड्रेस। मेरी पर्सनली लाइफ में हमने प्लान बी नहीं रखा था व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन। एक्चुअली प्लान बी नहीं रखा था एक बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट होगा व्हिच आई विल नॉट से। आई विल जस्ट से कि मेरा खुद से ये वादा था कि जब तक हम 2 मेंस लिखते हैं तब तक हम कोई और चीज नहीं करेंगे साथ में, क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि ये प्रिपरेशन के साथ बहुत सी चीजें दूसरी नहीं हो सकती हैं। पर देखिए सबकी जर्नी अलग होती है, सबकी सिचुएशन अलग होती है, कुछ लोग की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होती है। तो आप और आफ्टर 2 इयर्स या 3 इयर्स आई रियली थिंक कि प्लान बी होना इम्पोर्टेंट है। उसके 2 कारण होते हैं। एक तो आपको बहुत प्रैक्टिकल स्टेप है ये, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबिलिटी इस एग्जाम में बहुत है। मेरे 3rd अटेम्प्ट के बाद हमने पोस्ट ग्रेजुएशन स्टार्ट कर दिया था जेएनयू से, जो कि भी मेरा चल रहा है। दूसरा अनप्रिडिक्टेबिलिटी इतनी है कि एक प्रैक्टिकल सेकंड प्लान भी होना अच्छी बात है। बहुत सी चीजें आप कर सकते हैं, आप आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम दे सकते हैं, अगर आपको ऑप्शनल इकोनॉमिक्स है या आपने मास्टर्स इकोनॉमिक्स में किया है तो आप आरबीआई के दूसरे एग्जाम्स भी दे सकते हैं। स्टेट सर्विसेज के एग्जाम्स आप बिल्कुल दे सकते हैं। अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप दूसरे ऑलमोस्ट कोई भी एग्जाम दे सकते हैं, जो ऑब्वियसली जिसके लिए आप एलिजिबल हो, तो आप खोजिए उन एग्जाम्स को दीजिए। तो प्रैक्टिकल बहुत बड़ी चीज है ये, प्रैक्टिकल अच्छा एक्सपीरियंस है ये। और दूसरा फिलोसफिकल भी, 2 चीजें होती है। एक तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आता है, अगर आप कोई सिंपल सा एग्जाम भी क्लियर करते हैं आपको बहुत कॉन्फिडेंस आता है कि यस आई कैन डू इट। और दूसरा एक बहुत अच्छा तरीका है कि आपको इतना ब्रेन में जो एक होता है ना कामनेस रहती है, वो बहुत अच्छी चीज है। जैसे इस बार जब आप प्रीलिम्स के एग्जाम हॉल में ये सोच के घुसते हैं कि अगर ये प्रीलिम्स नहीं हुआ तो मेरे पिछले के 1 साल की मेहनत और आने वाला 1 साल, ये दोनों बड़ा मुश्किल कटने वाले हैं। वो 2 साल का जो कंधे पे बोझ होता है ना, वो आपके माइंड को इतना एंशियस कर देता है कि आप आती हुई चीजें भी गलत करते हैं। तो अगर आपके पास प्लान बी होता है तो आप एकदम काम माइंड के साथ जा सकते हैं, बेटर काम कर सकते हैं। इसलिए आई जेन्युइनली फील कि प्लान बी इज इम्पोर्टेंट, लेकिन अ डिस्क्लेमर टू ऐड हियर, उस प्लान बी को अपना प्लान ए मत बनने दीजिए। आपको अपने आप से ये वादा करना है कि मेरा प्लान ए तो यही है, मुझे करना तो यही है, ठीक है साथ में दूसरी चीजें भी कर लेते। सो दिस वाज रिगार्डिंग प्लान बी। हैंडलिंग मेंटल प्रेशर ड्यूरिंग एंड आफ्टर एग्जाम। देखिए मेरे पहले 2 अटेम्प्ट्स में एज आई टोल्ड मेरा ये मेंटल प्रेशर हैंडल करने वाला सिचुएशन अच्छा नहीं था, लेकिन उसके बाद आई रियलाइज कि भाई खुद से लड़के और मेंटल प्रेशर के साथ तो भाई ये काम नहीं चलेगा। क्यों क्यों ऐसा? क्योंकि इतनी लंबी एग्जाम की साइकिल है, आप हर दिन गुस्से में या एंजाइटी के साथ तो नहीं जी सकते हैं। पता चले कि जर्नी ही इतनी बुरी, आपको इतने बुरे तरीके से आपको तोड़ दे कि डेस्टिनेशन तक एक तो आप पहुंच ना पाए, और अगर पहुंच भी जाए तो आप उसे एंजॉय ना कर पाए, तो क्या फायदा? तो हमने कुछ चेंजेस किए थे अपनी लाइफस्टाइल में अपने 2 अटेम्प्ट्स के बाद। पहली बात तो फिजिकल हेल्थ को बहुत इम्प्रूव किया था। एवरीडे एक्सरसाइज, वॉकिंग जितनी हो सके करना है, कोई एक स्पोर्ट्स को जरूर ऐड किया, भले आधा घंटा खेल पाए पर जरूर खेलना है। दूसरा मेंटल हेल्थ को बहुत इम्प्रूव किया, उसके लिए एवरीडे मेडिटेशन, भले 10 मिनट का मेडिटेशन हो, बहुत अच्छी चीज है। ये मेडिटेशन मेरा काम आता था मेरे एग्जाम हॉल में भी। मेरे हाथ में जब एग्जाम की कॉपी आती थी तो पहले 2 अटेम्प्ट्स में ना आंसर कॉपी आई और हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस खोल के देखते थे, और वो होता है ना दिल एकदम धक 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 कर रहा है और क्वेश्चंस देख रहे हैं और आपको आती हुई चीज भी उड़ जाती है। वो 3rd अटेम्प्ट से नहीं किया। 3rd अटेम्प्ट में पेपर हाथ में लिया और 5 टाइम्स डीप ब्रेथ लिए
और ये चीज मेरे प्रीलिम्स मेंस दोनों में रही, और इंटरव्यू में इंटरव्यू बोर्ड के रूम के बाहर बैठ के भी रहा। 5 गहरी सांसें लीजिए और अपने आप से बोलिए, यू कैन डू इट, यू हैव वर्कड रियली हार्ड, लेट ऑल द विजडम, नॉलेज, पेशेंस एंड परसिवरेंस दैट यू हैव गैदर्ड, आप इसको अपनी भाषा में जो भी आपको दिल से कनेक्ट होती है उसमें बोल सकते हैं, लेट ऑल दिस कम टू हेल्प यू टुडे। यूनिवर्स की सारी पॉजिटिव एनर्जी को बुलाइए और बोलिए कि आज आपकी हेल्प करेगी। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप पेपर अपने हाथ में लेकर 2 मिनट की शांति के साथ ये काम कर सकते हैं, आपने आधी जीत तो हासिल कर ली है उस पेपर के ऊपर ऑलरेडी, क्योंकि अब आपका माइंड इतना शांत रहेगा कि आप अपना बेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो ये एक मेरे साथ था। इसके अलावा मेंटल प्रेशर के लिए भी वंस अगेन सपोर्ट सिस्टम का यूज होता है। बात करिए, अपने दिल की बात बोलिए अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से। वंस अगेन हीलिंग करने के लिए जो आपकी चीजें हैं, हॉबीज हैं आपकी, उन सबको करिए। उन सब से भी मेंटल प्रेशर बहुत अच्छे से हैंडल होता है। लास्ट एक चीज है कि अपनी ईगो को साइड में रख दिया था मेंटल प्रेशर हैंडल करने के लिए। हमें मेंटल प्रेशर सबसे ज्यादा तब होता है जब हम अपने ऊपर ये ले लेते हैं कि यार हुआ कैसे नहीं मेरे से, या फिर तुरंत हो जाना चाहिए था। नहीं, अनप्रिडिक्टेबिलिटी इस एग्जाम में क्या, लाइफ में हमेशा रहेगी। और भगवत गीता की एक लाइन है जो मुझे बेहद पसंद है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वो बोलते हैं कि आपका हक ही नहीं है रिजल्ट के ऊपर, आपका हक सिर्फ और सिर्फ काम के ऊपर है, वो काम करो। तो ये हमने एक्सेप्ट कर लिया था बहुत हम्बली कि यार अनप्रिडिक्टेबिलिटी रहेगी, रिजल्ट पे मेरा हक नहीं है, आई जस्ट डू माई बेस्ट। एंड लास्टली स्मॉल मैसेज आई वाज टोल्ड टू शेयर, ऑलरेडी इतना कुछ बोल लिया है एंड आई एम सॉरी थोड़ा लंबा हो गया, एंड वी नाउ ओपन फॉर इंटरेक्शन। बट एक छोटा सा लेसन ये है कि देखिए, सपना जो होता है ना, बहुत रेयर लोग सपना देख पाते हैं। आप बहुत सारे लोग से मिलिए, उनसे पूछिए तुम्हारा सपना क्या है ना, उन्हें नहीं पता होगा उनका सपना क्या है। भले ही उनके पास बहुत सपोर्ट सिस्टम हो, वो बहुत लग्जरी में पैदा हुए, लेकिन उनको नहीं पता होगा उनके पास सपना क्या है। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, कोई बात नहीं, हर किसी की लाइफ अपनी होती है। पर अगर आपके पास एक सपना है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप ऑलरेडी एक बहुत रेयर ब्रीड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स में है। और सपने को पूरा करने की जो एक हिम्मत होती है, जो ताकत होती है, और थोड़ा सा सपोर्ट सिस्टम होता है, वो और भी रेयर लोग के पास होता है। तो अगर ये दोनों चीजें आपके पास है तो हार मत मानिए, मेहनत करते रहिए, कोशिश करते रहिए। सक्सेस किसी ना किसी रूप में आपको जरूर मिलेगी। ऐसा हो नहीं सकता है कि आपके एफर्ट्स वेस्ट हैं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। विद दिस आई विल स्टॉप, और आपके जो भी डाउट्स हैं यू कैन आस्क। आई should I read the chat box and answer? Coordinators, please let me know. Yeah, ma'am, I will let you know with the questions. So first of all, I will request all the participants, if you are having any questions, kindly please raise your hands so we can call out your names. Or if anyone is not able to speak up because of the network issues, you can drop your questions in the chat box. So anyone who wants to speak up, so we will unmute you accordingly. You kindly please raise your hand. Okay, ma'am, until everyone else are preparing the question. Yeah, so I got a question from Manish to everyone. Ma'am, when to start answer writing? Like, what would be the correct time to start practicing the answer writing? Okay, so answer writing is very important, and do not think कि आप prelims clear करने के बाद अचानक से एक दिन एक आंसर लिखेंगे और वो बहुत अच्छा आंसर होगा। Not possible. आप बहुत अच्छे आंसर्स लिखते हो तब भी बहुत मुश्किल है। तो जितनी जल्दी हो सके आंसर राइटिंग स्टार्ट करिए, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपने आज प्रिपरेशन ही स्टार्ट की और आपने पहले दिन आंसर लिख लिया है, ये भी नॉट पॉसिबल। तो आफ्टर आप एक राउंड ऑफ बेसिक्स कवर कर ले और कुछ महीनों के करंट अफेयर्स कवर कर ले, कुछ टॉपर कॉपीज को देख ले, उसके बाद आंसर राइटिंग शुरू कर दीजिए। मेरे हिसाब से प्रीलिम्स के 3-4 महीने पहले से आपको कुछ आंसर राइटिंग करनी चाहिए, और जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि आप आंसर्स आपको फ्रेम कैसे करने हैं, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो ऑप्शनल हो, चाहे वो एथिक्स हो, चाहे वो एस्से हो। आपको समझ में जब आ जाएगा कि आपको आंसर्स कैसे फ्रेम करने हैं,
तो कुछ छोटे छोटे इश्यूज बचते हैं, जैसे कि टाइमली कैसे आंसर पेपर कंप्लीट करना है, क्वालिटी एनरिचमेंट कैसे करना है, कौन से पोर्शन को पहले करना चाहिए, कौन से पोर्शन को बाद करना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें प्रीलिम्स से मेंस के बीच का जो समय होता है उसमें कवर हो जाती है। तो एज क्विकली एज पॉसिबल, बट नॉट अनलेस यू हैव वर्कड रियली हार्ड बेस्ड और करंट अफेयर्स दोनों के लिए। Okay, thank you, ma'am. Moving on to next question, we have Riya Singh. So, kindly please unmute yourself and you can ask your question, Riya. हेलो मैम। रिया, मैम मेरा क्वेश्चन है कि आपने जैसे प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो बेसिक कहाँ से स्टार्ट, मतलब बेसिक के लिए एनसीईआरटी या कोई बुक्स पढ़ी थी, स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह? देखिए रिया, आप बेसिक बुक्स के लिए आप कोई भी टॉपर चैनल या यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं, आपको सेम लिस्ट ऑफ बुक्स मिलेंगी। मेरा पर्सनल ये था कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की पढ़ी थी, कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी। हम बहुत लिमिटेड बुक्स रखते थे अपने साथ पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरा आइडिया हमेशा से यही रहा है कि भले ही नॉलेज कम हो लेकिन उसको अप्लाई कितना करना है और कितने अच्छे से करना है उस पर ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि देखिए यूपीएससी सर्विसेज के एग्जाम में जनरली हमने एक ही एग्जाम दिया है तो हमें एक ही के बारे में पता है। आप लिख सिर्फ 150 वर्ड या 250 वर्ड ही सकते हैं। तो मेरी बहुत लिमिटेड बुक्स रहती थी। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की, हिस्ट्री एंशिएंट के लिए आर एस शर्मा जो क्लास 11th की है वो थी, और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ी थी। इसके अलावा ज्योग्राफी के लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी पढ़ी थी। इकोनॉमिक्स के लिए हमें कुछ पढ़ना नहीं पड़ा था बेसिक्स, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन ऑप्शनल सब इकोनॉमिक्स है। एनवायरमेंट के लिए थोड़ा सा शंकर से पढ़ा था, पर मेरा लार्जली एनवायरमेंट करंट अफेयर्स कंपाइलेशन से ही आता था। इंग्लिश करंट अफेयर्स कंपाइलेशन के लिए आई कैन सजेस्ट कि विजन के अच्छे होते हैं जो हमने यूज किए थे। हिंदी के लिए आई एम सॉरी, आई एम नॉट अवेयर। तो आप कोई भी हिंदी टॉपर के वीडियोस उठा के देखिए, उनसे आपको बिल्कुल हेल्प मिलेगी। एम आई मिसिंग एनी सब्जेक्ट दिया? नो मैम। मैम मेरा एक और क्वेश्चन है कि मैं बहुत पढ़ती हूँ, तो मैं सिर्फ पढ़ते जाती हूँ, तो कभी कभी मुझे लगता है कि मैं आंसर राइटिंग नहीं लिख रही हूँ, और आंसर राइटिंग लिखने के लिए स्टार्ट कहाँ से करें? जैसे क्वेश्चन तो हमें मिल जाते हैं, पर मुझे समझ नहीं आता कि कैसे लिखना है और कैसे स्टार्ट करें। देखो रिया, क्या है ना कि वही बात है कि अगर आप अप्लाई करेंगे तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। स्टार्ट करने के लिए आंसर राइटिंग आप टॉपर कॉपीज डाउनलोड करिए, एंड विद अ डिस्क्लेमर प्लीज उस ईयर की और उस सब्जेक्ट की डाउनलोड करिएगा जिसमें उस टॉपर ने टॉप किया है, ठीक है? और दूसरा ये है कि उनको आप पढ़ सकते हैं, अच्छा रहेगा। इसके अलावा बहुत से पेपर्स, मॉक पेपर्स ऑनलाइन अवेलेबल है फ्रीली, उनको डाउनलोड करिए। आंसर्स, एक एक आंसर लिखने की कोशिश करिए लिमिटेड टाइम पीरियड में प्लीज। 10 मार्कर है तो 7 मिनट्स दीजिए, 15 मार्कर है तो मैक्सिमम 9 मिनट्स दीजिए, और उसमें आप लिखने की कोशिश करिए। जब आप करीबन 100-150 आंसर्स जीएस के, करीबन 60-70 आंसर्स ऑप्शनल के लिख लेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छे आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं। देखिए शॉर्टकट नहीं है। मेरे सिर्फ एक लास्ट अटेम्प्ट के लिए इतनी, कम से कम इतना मोटा था जिसमें आई हैड रिटन ओनली आंसर्स। तो अटेम्प्ट में जबकि आपका वो थर्ड मेंस हो तब भी आपको इतने आंसर्स लिखने पड़ रहे हैं, तब जाके एक लेवल ऐसा बनता है कि आप कंप्लीट कर सके, ठीक है? तो आप सोचिए शॉर्टकट तो नहीं है। अभी से शुरू करिए, अराउंड टोटल मिला के 700-800 आंसर्स जब आप लिख लोगे तो बहुत अच्छा कर लोगे आप एग्जाम में। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. Moving on to the next one, we have Anjali Gupta ji. So I will request Anjali ji कि वो she can unmute herself and go ahead. गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। मैम एक्चुअली मेरा क्वेश्चन है कि जैसे मैंने इस बार का प्रीलिम्स दिया और एग्जाम हॉल में ऐसा मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा हो रहा था मुझे। मैंने थोड़ी देर अपने आप को काम किया, बट फिर भी जब वो मैंने पेपर देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कुछ नहीं आ रहा है। मेरे कुछ क्वेश्चन सही हुए पर ज्यादा गलत हो गए। इवन जब मैंने फिर एनालाइज किया अपना एग्जाम पेपर तो मैंने देखा कि जो क्वेश्चंस मुझे आ रहे थे तो मैंने वो भी गलत कर दिए।
तो इस चीज को मैं हैंडल नहीं कर पाई, तो मुझे इस बारे में आप कुछ सजेशन दीजिए। और मुझे थोड़ा सा ये क्लियर कीजिए कि मेंस के लिए जो बेसिक बुक्स है इनके अलावा मैं क्या करूँ। अंजलि, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था ये? यस मैम, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। इट्स वेरी नेचुरल, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको डर लगता है, जबकि आपको थोड़ा कम डर लगना चाहिए कि अभी तो कुछ खोने के लिए भी नहीं है, स्टार्ट ही किया है। सिर्फ देखिए, सबको डर लगता है, एंड मेरा सॉल्यूशन ये रहता था प्रीलिम्स में और मेंस में भी कि पेपर हाथ में लेके पहले अपने माइंड को काम करना है। और दूसरा एक तरीका से और सोच किया था कि जब हम सॉल्व करते थे ना प्रीलिम्स, तो हम बीच में घड़ी नहीं देखते थे। मेरा फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में ये मेरा एक्सपीरियंस था कि हम घड़ी देखने में ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते थे और ज्यादा डर जाते थे। तो जो चीजें, एक तो फ्लो टूटता है और दूसरा चीज आती भी है तो वो खराब हो जाती है। तो प्रीलिम्स के लिए हम घड़ी पूरे एग्जाम में सिर्फ एक बार देखते थे, और उसमें मेरा ये रहता था कि 2 इटरेशन में आई यूज्ड टू सॉल्व मेरा प्रीलिम्स का पेपर। घड़ी नहीं देखते थे पूरे फर्स्ट इटरेशन, फर्स्ट क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन तक जा रहे हैं, और इसका मतलब ये नहीं कि आराम आराम से कर रहे हैं, जितनी स्पीड में हो पाता था करते थे। और उसके बाद एक बार घड़ी देखते थे, अगर 70 मिनट्स बीते हैं वेल एंड गुड, इसके बाद के हर क्वेश्चन को आराम आराम से कवर करना है। और 70 से ऊपर मिनट्स अगर बीत गए हैं मेरे, सपोज 90 मिनट्स बीत गए, तो अब बहुत जल्दी जल्दी कवर करने हैं जो बचे हुए क्वेश्चन हैं। तो बस एक बार घड़ी देखते थे तो उससे एंजाइटी कम हो जाती थी। और दूसरा वही है कि अगर बहुत ज्यादा डर लग रहा है तो बीच बीच में भी 4-5 डीप ब्रेथ्स ले लीजिए, अच्छा रहेगा। तीसरा, एनालाइज मत करो आप पेपर को एग्जाम हॉल में बैठ के, एग्जाम के बाद बहुत टाइम रहेगा एनालाइज करने का। और ये सारी चीजें जो हम बता रहे हैं ये आपके एग्जाम हॉल में तब आएंगे जब आप बहुत सारे मॉक टेस्ट इसी तरीके से देंगे। तो ये सारी चीजों को लिखिए एक जगह, डूज एंड डोंट्स की, ये करना है, ये नहीं करना है, इस तरीके से बबल फिल करना है, इतने टाइम के बाद ये हो जाना चाहिए। और इसी तरीके से आप अपने मॉक टेस्ट दीजिए, वो आपका माइंड इतना सेट हो जाता है कि प्रीलिम्स हॉल में बैठ के भी आपको लगता है कि आप अपने घर पे बैठ के ही मॉक देंगे। तो दिस वाज रिगार्डिंग प्रीलिम्स। आई एम सॉरी, आई एम मिसिंग, आपका सेकंड क्वेश्चन क्या था अंजलि? मैं मेंस में बेसिक बुक्स जैसे हम लोग एनसीईआरटीज पढ़ते हैं, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हैं, बट उसके अलावा और क्या पढ़ना है मुझे? देखिए, कोई बुक्स के नेम्स वगैरह बता देते। आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से? मैं हिंदी मीडियम से हूँ। देखो फिर अंजलि, हिंदी मीडियम से बुक्स तो हमें बहुत ज्यादा नहीं पता है, बट आई थिंक ये ऑलमोस्ट सेम बुक्स चलती है, उनका ही ट्रांसलेशन चलता है। बेसिक बुक्स आपको पढ़नी है, मेनली वही होती हैं। पर इसमें जब मेंस का एग्जाम आप दे रहे हैं तो आपको बहुत सारा करंट अफेयर्स कंपाइलेशन पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारी गवर्नमेंट रिपोर्ट से उन टॉपिक्स के ऊपर चीजें ऐड करनी पड़ेंगी, न्यूज़पेपर से डेटा पॉइंट्स उठा के ऐड करने पड़ेंगे, टॉपर कॉपी से उठा के ऐड करने पड़ेंगे। तो ये सब करके अपने नोट्स आप अच्छे से बना लीजिए। कोई भी टॉपर के नोट्स उठा के देखिए उन्होंने कैसे बनाए हैं, उससे आपको हेल्प मिलेगी। और हर टॉपिक पे एटलीस्ट इतने नोट्स बना लीजिए कि आप 250 वर्ड्स का आंसर लिख सकें। जब आप ये कर लेंगे तो आपके पास मेंस के लिए इनफ मटेरियल होगा आंसर लिखने के लिए। ओके मैम, थैंक यू सो मच। Yeah, so I would request the participants कि मैम जो आंसर्स दे रही है आप प्लीज अपने क्वेश्चंस उससे टैली करते रहिए, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस चैट बॉक्स में ऐसे हैं जो सेशन में उसके आंसर्स मैम ने दे दिए हैं या अभी उसके आंसर्स आपको मिल रहे हैं। So I would like to take some of the different questions. तो मैम एक क्वेश्चन है फ्रॉम रोहन सती की क्लास, जो हमारी क्लासेस होती है, कोचिंग्स होती हैं, उसके साथ हम सेल्फ स्टडी का कितना रेशियो रखें, हाउ टू मेंटेन अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन द कोचिंग क्लासेस एंड द सेल्फ स्टडी शेड्यूल। क्योंकि आपको अल्टीमेटली सेल्फ स्टडी ही करनी है। कोचिंग क्लास में आपको कुछ बेसिक्स पढ़ाए जाएंगे, कुछ आप दूसरी हेल्प ले सकते हैं। तो पर्सनली आई फील कि 30-70 का रेशियो होना चाहिए, वेयर 30 गोज फॉर कोचिंग एंड 70 गोज फॉर सेल्फ स्टडी। और ये एग्जाम के कुछ महीने पहले की बात है। एग्जाम जब करीब आ रहे हैं तो ऑलमोस्ट 80%, 85% सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। और इसके अलावा हो सकता है कि जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका बेस अभी बहुत वीक है या कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट बहुत अच्छा नहीं है, वहां पे आप ऑब्वियसली कोचिंग क्लासेस का थोड़ा बढ़ा सकते हैं, 50-60% कर सकते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे पढ़ाई तो खुद से ही करनी है। Yeah, ma'am, coming on to the next question from Swapन.
He is asking, ma'am, how to handle the unpredictable prelims like this year. So you can just give some tips and tricks to handle such unexpected situations in the question paper. सबसे पहले तो ये सोचना है अपने दिमाग में कि देखिए प्रॉब्लम कभी छोटी नहीं होगी। प्रीलिम्स का पेपर ऐसे मुश्किल होता चला जाएगा। हमारे पास है कि हम अपने आप को बड़ा कैसे बना सकते हैं। तो रेडी रहिए कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी आएगी। तो सबसे पहले तो माइंड उससे आपका काम रहेगा। तो आपको जो चीजें आती हैं एटलीस्ट आप उन्हें तो अच्छे से करेंगे। आधा तो अगर आपने सपोज करिए पेपर अभी आकर देखा होगा वापस से घर पे, तो आई एम श्योर कि 10-15 क्वेश्चन उससे बेटर बन गए होंगे आपके, जब आप घर पे आके आपने देखा होगा। उसका रीजन था कि आप एग्जाम हॉल में डरे, अनप्रिडिक्टेबिलिटी से डरे। तो एग्जाम हॉल में जब घुसिए फॉर प्रीलिम्स मेंस कभी भी, तो ये सोच के घुसिए कि कुछ भी आ सकता है, मुझे अपने आप को काम रखना है। और दूसरा ये है कि बहुत सारे मॉक टेस्ट सॉल्व करिए, बहुत सारे पीवाईक्यू सॉल्व करिए। हमारी आदत पड़ जाती है करते करते कि अच्छा स्टार्टिंग में आपके मॉक टेस्ट में कहीं 70-80 नंबर आ रहे हैं, फिर आपके मॉक टेस्ट में जब 130-140 मार्क्स आ रहे हैं, तो आप ऑब्वियसली हैंडल कर सकते हैं। तो बहुत सारे टेस्ट दीजिए, बहुत सारे प्रीलिम्स के पहले बहुत सारे ऑल इंडिया ओपन मॉक्स होते हैं, उनको दीजिए। उसमें अपनी रैंकिंग देख के कहाँ जा रही है, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर जो लोग अपीयर करने जा रहे हैं वो ही यहाँ पे भी ऑलमोस्ट अपीयर कर रहे हैं और उसमें मेरी रैंकिंग सपोज टॉप 100 में आ रही है, तो अल्टीमेटली हम आराम से क्लियर कर सकते हैं। उस कॉन्फिडेंस के साथ आप जब एग्जाम हॉल में घुसेंगे अपने आप को बहुत ज्यादा बेहतर बना के, तो फिर आने दीजिए कैसा भी क्वेश्चन आता है। अगर 12,000 लोग सेलेक्ट होंगे, तो अगर आप टॉप परफॉर्मर रहे हैं तो आप भी उसमें से जरूर सेलेक्ट होंगे। और खुद को ये बोलते रहिए बार बार कि अगर मेरे से नहीं होगा तो किसी से नहीं हो सकता है, तो मेरे से तो ये हो रहा है फॉर श्योर। गेम बहुत ज्यादा ये कॉन्फिडेंस का है, बहुत ज्यादा। So I'm sure confidence would help you. Thank you for such a wonderful answer, ma'am. And I would like to take this as a last question from the chat box. So the question is कि अगर घर पे माहौल अच्छा ना हो, you are not getting the suitable environment for study, neither there are much resources to go out. So how should you manage it, or would you still prefer to go out and study? देखिए जैसे कि हमने बोला, अगर बाहर जाके मतलब जरूरी नहीं है कि आप घर से दूर रह के पढ़ाई करें। तो अगर आपको घर के अंदर माहौल नहीं मिल रहा है पढ़ाई का, तो आप कोई लाइब्रेरी खोज सकते हैं अपने ही शहर में। आजकल तो ऑलमोस्ट हर शहर में लाइब्रेरीज मिल गई हैं। अगर आप गांव के एरिया से आते हैं तो मे बी आप अपने लोकल स्कूल से बात कर सकते हैं कि आपको रूम दे दे पढ़ने के लिए, या अपने कोई भी आपके जो जान पहचान के लोग हैं उनसे कोई एरिया खोज सकते हैं जहां आप सुकून से पढ़ाई कर सकें। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके रिसोर्सेस सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि आप बाहर जाके पढ़ें, तो घर से आप बिल्कुल पढ़ाई कर सकते हैं। और घर के अंदर पढ़ाई का माहौल अगर नहीं है तो जहां पे भी हो सके एक शांति का माहौल खोजिए और बिल्कुल पढ़ाई कर सकते हैं आप वहां से। Yeah, thank you, ma'am. So with this, I guess most of the different questions I tried to took up. Okay. So yeah, lastly, I would like to request Malvika to unmute herself. She is waiting from such a long time. So I guess this would be the last question. Yes, Malvika, you can put up your questions now. Good morning, ma'am. Am I audible? Malvika, good morning. So, ma'am, I'm from Rajasthan. I have a question about newspaper. As you have told about the idea of cheat book, your idea was really amazing. Even I have thought about this many a times. But whenever I start, I got confused how to start. Like, if I have to make separate books, one for quotation and ethics and another for GS, or in a single book, could you please suggest me some ideas or like how to start? It totally depends on you. I never wrote it in copies. I used to write on A4 size sheets. ऐसा एकदम loose sheets होती है ना, इस टाइप की, उसके ऊपर. It becomes really easy to add, delete things, put things in one folder. After one exam, अगर एक एग्जाम में हमने यूज कर लिया है तो उनको दूसरे फोल्डर में डाल सकते हैं. तो इट बिकम्स रियली इजी. मेरा आइडिया रहता था कि हम सेपरेटली रखते थे, GS1 के लिए अलग से, GS2 के लिए अलग से, एथिक्स के लिए अलग से. बट जब एग्जाम बहुत करीब आता था तो GS1 to 3 की चीट शीट कंपाइल हो जाती थी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं.
एथिक्स के लिए अलग से एक चीट शीट होती थी, क्योंकि उसमें बहुत से एग्जाम्पल्स यूज करने होते हैं, बहुत से कोटेशंस यूज करने होते हैं, और एसए की एक चीट शीट अलग से होती है। आई होप दैट आंसर्स। Yeah, Malvika, I hope you're satisfied with the answer as ma'am replied very appropriately to your question. Yeah, she's giving us heart in the chat box. Yeah, thank you so much, ma'am. And personally, the session was so power packed. Even I got such beautiful notes from your session. Like the pointers that you shared, even it was like everyone would have got this help because हम लोग थ्योरी बहुत सुन लेते हैं, पॉइंटर्स निकालना फिर हमारी मेहनत हो जाती है. But what you did is you already explained us in pointers, and that was to the point and so accurate. Thank you so much. Everything was so nice, and it was really captivating. I would like to recall some points from your session so we can have a small summary also. And even if you feel like adding something, you can add as a last quote. So holistic development was the main highlight I felt that you described from your failures. And not only studying, but keeping your mindset, heart set, soul set, and your relations together is very important. To cope up with any failure in your life, you need a good support system in your life. And little communication can, of course, go a long way with your family, with your friends, with yourself, how you communicate, and of course, sharing your experiences with others. And trust the plans of God. So this was the very motivating gesture or the gist I could get from your story, that you kept going without doubting yourself and trusting the process. Yeah, this is making me strong. So that was the wonderful lesson. We have to trust the process and we have to enjoy the journey so that we can see the beautiful view from the destination. And so one last quote that I concluded: past is done, future is yet to come. What you have is present, make it wholesome. So this was my learnings. I hope you all are having your own learnings from the session. And thank you so much for such a captivating giveaway, ma'am. And it was really nice that I got this opportunity to host you out on this Dia Delhi platform. So glad to have your presence with us. Thank you so much. Thank you so much, Nidhi, and thank you so much, everyone. I hope it really helped, and I would look forward to interact with everyone in whatever capacity I can. Namaste, and have a very good day, and all the best to everyone. Thank you so much, ma'am. Thank you everyone for joining us this early in the morning and giving your precious time. So we would like to end the session with Shanti part. So if you know it, you can say it with me or it's fine. Om Dyo Shanti Antarikshagvam Shanti Prithvi Shanti Rapah Shanti Roshadayah Shanti Vanaspatayah Shantir Vishve Devah Shanti Brahma Shanti Sarvagam Shanti Shantireva Shanti Sama Shantirevi Om Shanti Shanti Shanti. Thank you everyone. We wanna get